आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं हम लोग 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की इस पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। सुफलक सूत्र का अर्थ क्या है? तो जवाब हो जाएगा अक्रूर। अक्रूर महाराज को जो है सुफलक सूत्र कहा जाता है, त्राफलकी भी इन्हें कहा जाता है, गांधिनी नंदन भी कहा जाता है। सराफलकी इनके पिता थे, सराफलक उनका नाम था। सौफलक। अगला प्रश्न है कि शब्द की परिभाषा क्या है? सार्थक ध्वनियों का जो समूह होता है वो शब्द कहलाता है। बी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 3 है कि काव्य हेतु के प्रकार हैं। काव्य के मुख्यतः 3 हेतु बताए गए हैं। प्रतिभा, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। चौथा प्रश्न है कि बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। सुमित्रानंदन पंत के इस उद्धरण में कौन सा काव्य गुण है? जवाब में आपने विकल्प बी को चुन लिया होगा, प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का उदाहरण है। प्रसाद गुण क्या होता है कि जिस प्रकार से किसी सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाए, वहां पर प्रसाद गुण होता है। जैसे सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। सखी ने मुझसे कह कर जाते। अगला प्रश्न है कि काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? पांचवें प्रश्न का सही जवाब ओज गुण, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि ओज गुण का संबंध किस रस से है? ओज गुण का संबंध किस रस से है? छठवें प्रश्न का सही जवाब ओज गुण का संबंध रौद्र रस से है। देखिए, श्रृंगार, करुण और शांत रस जो होते हैं ये माधुर्य गुण के उदाहरण है। माधुर्य गुण के उदाहरण माधुर्य गुण से संबंधित है। क्षमा करें। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो वामन ने तो काव्य गुणों की संख्या 20 मानी है, लेकिन भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना? तो आचार्य वामन, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उसमें कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? नौवें प्रश्न का सही जवाब लक्षणा, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब 2 प्रकार की, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 11, 11वां प्रश्न है कि अवधि का निजी छंद है। अवधि का निजी छंद बरवय छंद है, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, 12वां प्रश्न है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? जवाब में आपने पिंगल मुनि विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर। तो इसमें जो है 16 मात्राओं वाला अरिल छंद है, जो मात्रिक छंद है। 14वां प्रश्न है कि इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? जवाब में आपने 11 वर्ण विकल्प ए को चुना है तो राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 15, 15वां प्रश्न, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो आप जानते हैं कि इसमें उलाला छंद का उदाहरण है। उलाला छंद में क्या होता है कि विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण में और दूसरे और चौथे चरण। अगला प्रश्न, डिगति उर्वी अति गुर्वी सर्व पव्वय समुद्र सर, ब्याल बधिर ते काल विकल दिगपाल चराचर, दिग्गयंद लर खरत परत दस कंद मुख भर, सुर विमान हिम भानु भानु संगठित परस्पर, चौके विरंच शंकर सहित कोन मठ अहि, कल मल्यों ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जब वही राम शिव धनु दब्यों। तो किस छंद से निबद्ध यह रचना है? छप्पे छंद विकल्प बी सही जवाब है। छप्पे विषम मात्रिक संयुक्त छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला के होते हैं, 4 चरण रोला के होते हैं और 2 चरण उलाला के होते हैं, 2 चरण उलाला के होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प काव्य के छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है? तो छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं, पहला ही विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि छंद क्या होते हैं? सरस होते हैं और मन को अच्छे लगते हैं। छंद मानवीय भावनाओं को झंकृत करते हैं, छंद में अस्थायित्व होता है, छंद से हृदय का सौंदर्य बोध होता है। प्रश्न संख्या 18 है कि विभाव के भेद। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया आलंबन और उद्दीपन को, तो डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित थी? जवाब में आपने सांख्य दर्शन को चुना तो डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20, 20वां प्रश्न है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब 20वें प्रश्न का राइट आंसर आपने वीर रस का उदाहरण बी विकल्प को चुना तो राइट आंसर। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न 21वां कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। किस आचार्य का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 22, 22वां प्रश्न है कि जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग
आग लाग रही चाह की में विरह का कारण क्या है? तो पूर्व राग है विकल्प सी राइट आंसर। 23वां प्रश्न है कि अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों के योग से आस्वादन के योग्य हो जाता है तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? श्याम सुंदर दास। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं? तो व्यभिचारी भाव, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। संचारी भावों की संख्या 33 है। छल नामक एक 34वां संचारी भाव आचार्य देव ने माना है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करिए। जवाब में आपने वह अच्छे स्कूल में पढ़ा है और वह स्कूल उसके घर के पास था, सी विकल्प को चुना है तो राइट आंसर है। देखिए जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसमें किंतु परंतु फिर आदि जो है योजक शब्दों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। चार ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का कार्य करना शुरू कर दे तो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। और इसमें जो है चार ताकतवर मजदूर संज्ञा पदबंध है। बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। रोशन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया है। इसमें उद्देश्य क्या होगा? रोहन, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचान। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन करना है। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं। विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया सीता ने यह कहा। अगला प्रश्न है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? बहुत अच्छे, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्रम संख्या 32 का सही जवाब। जवाब में विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? क्रम संख्या 33 का सही जवाब। विकल्प बी घोर को चुना तो राइट आंसर। क्रम संख्या 34 है कि जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई, यह वाक्य कैसा है? तो मिश्रित वाक्य अगर आपने सेलेक्ट किया है विकल्प सी को
राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 35 है कि उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? जवाब में संदेहवाचक विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? 36वें प्रश्न का सही जवाब, हमने खाना नहीं खाया, यह तो सरल वाक्य है आपका। मैं खाना खा चुका तब वो आया, मिश्रित वाक्य है। बिजली चमकती है, यह भी सरल वाक्य है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना कहावत के लिए अर्थ, तो कृतज्ञ होना, विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब, विकल्प सी को चुना आपने, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 39 है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? युद्ध में शहीद हो जाना, विकल्प ए। आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ, अचानक विपत्ति आ जाना, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? तो खाक में मिलाना, क्षमा करें, खाक में मिलाना यानी नष्ट कर देना, सी विकल्प। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। सर पर कफर बांधना, प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब क्या बनेगा? बलिदान के लिए तैयार हो जाना, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा, तो सिर पर कफर बांधना। अगला प्रश्न है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब, तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या जरूरत है? अगला प्रश्न है कि सदगति शब्द में समास क्या होगा? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब, तत्पुरुष समास, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि आजन्म शब्द में समास, अव्ययी भाव समास, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीलोत्पल में समास, जवाब में कर्मधारय को चुना, तो सी विकल्प राइट आंसर। राजा रानी में समास पूछा जा रहा है, राजा और रानी द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न में कौन सा समास है? तो भारत का रत्न यानी तत्पुरुष समास। मुख चंद्र में समास, मुख रूपी चंद्रमा, विकल्प ए को चुना आपने, कर्मधारय है, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब, विकल्प ए को चुना आपने, रस भरा यानी रस से भरा। अगला प्रश्न है कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें होती है, जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि समास, विकल्प। आगे निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छांटिए। वीर धन उचित वीरोचित, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद बनेगा, यण संधि का उदाहरण है। अति धन आवश्यक, विकल्प ए। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद, तो ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण बनेगा, उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं?
तो जवाब में 5 भेद चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का सही सन्धि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। मुनीश, मुनि धन ईश, मुनीश दीर्घ संधि का उदाहरण है। यशोदा, यशोदा विसर्ग संधि का उदाहरण है। यश धंधा, यश धंधा यशोदा बनेगा, तो विसर्ग संधि विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो जवाब हो जाएगा 8 प्रकार के। इन्हें याद करने का सूत्र होता है या माता राजभान सलगा। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और शगण। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जैसे यगण है तो या माता, इसमें सभी दीर्घ है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो दृष्टांत अलंकार का भेद है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? क्रम संख्या 61 का सही जवाब कुंडलियां, विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छप्पे में होते हैं, क्रम संख्या 62 का सही जवाब तो प्रथम 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध क्या है? तो मैंने नहीं, मैंने के स्थान पे क्या होना चाहिए? मुझे, मुझे विद्यालय जाना है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में त्रुटि सुधार करना है। तो होगा कि हनुमान सजीवन बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। तो यहां पर कारक और विभक्त से संबंधित त्रुटि है, विकल्प ए। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य जाते, हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं, और यह संकेतवाचक वाक्य है। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक, ये 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा, उसने उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 क्या है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब
वहां पर बहुब्री समास बनेगा। ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कृताकृत में समास, क्रम संख्या का सही जवाब क्या बनेगा? कृताकृत में समास पूछा जा रहा है और जवाब में कर्मधारय समास, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। जैसे सद्भावना है, नीलपीत है, अधर पल्लव, चरण कमल, मुख चंद्र, नरसिंह, नीलोत्पल, ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण है। अकृतम में समास पूछा जा रहा है, क्रम संख्या 70 का सही जवाब। तो इसमें न्याय तत्पुरुष का उदाहरण है यह, विकल्प ए राइट आंसर। क्रम संख्या 71 है कि बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है? क्रम संख्या 71 का सही जवाब खूबियों से युक्त अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, विकल्प ए। तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्रम संख्या 72 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया, विकल्प ए को राइट आंसर है आपका। तदनुसरण, तत्क्षरण, विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि विच्छेद क्या? निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 73 में। तो जलधन ओद बनेगा जलोद, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि में क्या होता है? अ अथवा आ के बाद ए ऐ ओ औ आए, क्रमशः उनका क्या बन जाता है? दीर्घ हो जाता है, आय हो जाता है और औ हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अन्वीक्षा का संधि विच्छेद। अनुधनिक्षा, अन्वीक्षा, यण संधि का उदाहरण है, यह यण संधि का उदाहरण है, विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाती है? संधि कहलाती है, बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्याकरण की ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो व्याकरण, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संदेह, संशय में संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आशंका होना है, वहीं संशय का अर्थ वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि जब वे उठे तो उन्होंने अपने को हल्का अनुभव किया, इसमें हल्का शब्द जो है इसका अर्थवाची शब्द निर्दिष्ट करना है, प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब। स्वस्थ, सी विकल्प राइट आंसर। अध्यार का अर्थ क्या बनेगा? जवाब हो जाएगा वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ना, सी विकल्प। किस लिपि में हिंदी लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी में पंजाबी लिखी जाती है, मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत, मराठी, नेपाली। अगला प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? जवाब में आपने 343 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी की कौन सी बोली उत्तर प्रदेश और बिहार दो प्रांतों में बोली जाती है? जवाब में आपने सिलेक्ट कर लिया विकल्प डी को, तो राइट आंसर है भोजपुरी।
अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? क्रम संख्या 83 का सही जवाब स्वच्छंदतावाद, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में समास पूछा जा क्षमा करें रस पूछा जा रहा है। क्रम संख्या 84 का सही जवाब करुण रस को चुना आपने, तो सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? क्रम संख्या 85 का सही जवाब समय को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? क्रम संख्या 86 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कर्मवाची में प्रधान होता है, तो कर्म प्रधान होता है, डी विकल्प राइट आंसर। आगे दिए गए विकल्पों में भी भावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो काफी रिपीट होने वाला और चर्चित प्रश्न कि बिनु पक चलें सुने बिनु काना कन बिनु कर्म करें विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़े जोगी, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई में विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, यहां भी विरोधाभासी अलंकार होगा। श्याम और किमी कहो बखानो, तो इसमें काबिलिंग अलंकार है, काबिलिंग अलंकार है। अगला प्रश्न है कि अचल दृग हो उठते चंचल चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को पहचानना है। अचल दृग हो उठते चंचल चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में अलंकार, तो विरोधाभास अलंकार बनेगा, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार, दी गई पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है और जवाब में आपने अतिशयोक्ति अलंकार विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। आगे जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। तो उसका मानो क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, जन जानो मानो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है संभावना प्रकट होती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। क्रम संख्या 92 का सही जवाब रूपक अलंकार, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है, तो जवाब हो जाएगा रूपक अलंकार होता है वहां पर, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? क्रम संख्या 94 का सही जवाब रूपक अलंकार को चुना, तो राइट आंसर। आगे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? क्रम संख्या 95 का सही जवाब तो लक्षण, डी विकल्प राइट आंसर। उपमेय क्या होता है कि जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमेय होता है, जिससे उपमा दी जाती है वह उपमान होता है, और समता सूचक शब्द जो होते हैं सासी से ज्यों सम, साधारण धर्म क्या होता है कि उपमेय और उपमान में समान धर्म को व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है वह समान धर्म होता है, असाधारण धर्म होता है। अगला प्रश्न है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल खुला अंग खिल रहा जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्रम संख्या 96 का सही जवाब विकल्प डी उपमा अलंकार है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? क्रम संख्या 97 का सही जवाब अनुप्रास अलंकार चुना आपने, तो सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वहां पर अर्थालंकार होता है।
अगला प्रश्न है कि अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से पाए जाते हैं? तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संक्षेपण में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो संक्षेपण में वाक्यों का दोहराव नहीं होना चाहिए। संक्षेपण में व्याकरण संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए। संक्षेपण में रस, छंद, अलंकार की विशेषता आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्षेपण सीधी, सरल, सहज और व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत होना चाहिए। तो ये तीनों विकल्प सही थे। सी विकल्प इसका सही जवाब होगा कि यह विकल्प सही नहीं है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न डॉक्टर में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।